गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज मनप्रीत। तो जैसे कि आपको पता है मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है हमारी। तो आज हम 12th जो है मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सिलेबस ओरिएंटेड हैं और आने वाले आपके रीसेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो अगर आप कवर कर रहे हैं पंजाब स्टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स है चाहे वो एसएससी एग्जाम है, सब में ही ऐसे ही टाइप के अर्थमेटिक क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप ये प्रैक्टिस करिए और एंड में मुझे बताइएगा कि आपने आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस कितना स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 6 men complete a work in 7 days and 4 women complete that work in 12 days. In how many days the work will get completed if 2 men and 2 women work together? तो क्या है क्वेश्चन के अंदर कि जब आपको मैन और विमेन का डाटा दिया जाएगा कि इतने मैन इतने दिनों में काम करते हैं और इतनी विमेन्स इतने डेज के अंदर काम कंप्लीट कर लेती हैं, तो दोनों अगर मिलके उसी काम के ऊपर वर्क करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले उन दोनों की कैपेबिलिटी जो है वो इक्वल करनी रहती है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करें। तो 6 मैन जो है वो 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 मैन जो हैं, ठीक है, और 6 मैन अपना काम 7 डेज में करते हैं और 4 विमेन 12 डेज में करती हैं। तो दोनों पेयर में कितने में करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको कंपनसेट करना रहेगा कि कितने मैन और विमेन बराबर हैं, इक्वल। तो 6 मैन 7 डेज में करते हैं, इसको लिखने का क्या पैटर्न है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो 7 से किया, सॉरी। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, 4 विमेन जो है वो अपना सेम टास्क 12 डेज में कर देती हैं। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके या कटिंग करके मैन और विमेन कितने किसने कितने के इक्वल है वो निकालते हैं सबसे पहले स्टेप में। तो यहाँ अगर हमने देखा तो देखिए ये 4 और ये 6 दोनों जा रहे हैं 4 के टेबल पे 2 के टेबल पे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा 3 आ गया। ये देखिए 3 और 12 फिर से कट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है कि 7 मैन जो है वो 8 विमेन के इक्वल है। तो अगर मैं मैन को विमेन में ले जाऊं तो 1 मैन जो होगा वो 8 मैन 8.7 विमेन के इक्वल रख सकते हैं हम, ऐसा इनकी कैपेबिलिटी बता रही है। ठीक है ना, तो एक मैन जो है वो 8/7 विमेन के इक्वल है। अभी आपको क्या करना रहेगा, यहाँ जब आपने बोला है कि एक मैन इतनी विमेन के बराबर है, जो आपका ग्रुप बनाना है उसमें हम 2 मैन को भी विमेन के इक्वल करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर 8/7 के बराबर एक मैन है तो 2 मैन कितनी विमेन के बराबर होंगे, 8/7 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किस में बदल जाएगा, विमेन के अंदर बदल जाएगा। तो ये जो हमारे पास निकल के आया वो आया 16/7 विमेन। तो अभी अगर यहाँ पे बात क्या बनी है कि जो 2 मैन हैं उनको चाहे बोल लो 2 मैन, चाहे अब उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल लो 16/7 विमेन, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आपने मैन को विमेन की कैटेगरी में जो है डिनोट करके रख लिया कि इतने मैन इतनी विमेन के बराबर हैं। अभी ग्रुप के अंदर ऑलरेडी 2 विमेन और हैं, ये तो वो हैं जो कन्वर्ट करी, 2 ऑलरेडी इसके बीच में है। तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल ले यहाँ पे। तो एक तो हो गया वो मैन जिनको मैंने विमेन में कन्वर्ट करा, दैट इज 16/7 विमेन, प्लस 2 और हैं तो वो विमेन जो एक्चुअल में विमेन ही हैं जिनको हमने कन्वर्ट नहीं किया। तो इनको निकाले अगर टोटल करके तो एलसीएम आया 7, यहाँ पे 16 प्लस यहाँ आपका 7 इंटू 2 किया तो 14 आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास 30/7 विमेन आ गई हैं इस ग्रुप के अंदर, जिनको हमने चेक करना है कितने डेज में काम खत्म करती हैं। तो 30/7 विमेन आपके पास आ गया, इतना पॉइंट क्लियर होगा। अभी देखिए जब आपने अपने सारे मेंस को विमेन में कन्वर्ट किया है तो आपको क्या करना रहेगा, विमेन की इंफॉर्मेशन यूज करिए। तो अगर 4 विमेन अपना काम 12 डेज में करती हैं, हम चेन रूल लगा रहे हैं, तो हमारे पास 30 विमेन है, 30/7 है, वो कितने डेज के अंदर अपना काम खत्म करेंगी। तो फिर से यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी रहेगी, कटिंग करनी रहेगी। तो चलिए तो 6 के टेबल पे इन दोनों की कटिंग करें तो ये 12 और ये आपका 5 पे जा रहा है। और कुछ आपको अगर कट होते दिखता है तो उसको कट कर सकते हैं, नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 56, और ये जो 5 है यहाँ पे जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा।
तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर है और नीचे आपका 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितने आए, 11 1/5 डेज, जो कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आई है। तो कौन सी ऑप्शन में 11 1/5 है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आया समझ में ये क्वेश्चन आपको, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको अगर कैटेगरी देनी हो तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने ये कंसेप्ट कवर थोड़ा बहुत ही किया है। बट अगर किसी स्टूडेंट ने ये कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ है, उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं है, वो आराम से इस क्वेश्चन को बना लेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट कैसे सॉल्व किया है हमने। अभी चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे जी। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो एम एन और ओ एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 25,000, 15,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दे इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ एंड 8 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। क्या बोलने का मतलब है, अगर एम ने 25,000 लगाए तो 4 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करी है, सेकंड ने 15,000 4 मंथ के लिए लगाए, अगले वाले ने 16,000 8 मंथ्स के लिए लगाए हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ एम एंड एन इज 6900 फाइंड द अमाउंट अर्न्ड बाय ऑल द थ्री। अगर एम और एन के शेयर के बीच में आपको 6900 का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो बताइए इन तीनों ने मिलके कितने जो है अमाउंट अर्न करी है। अभी देखिए, आपने अगर पार्टनरशिप अटेंड करी है तो ये क्वेश्चन जल्दी से बन गया होगा आपका। तो क्या है, सबसे पहले एम जो 25,000 लेके आ रहा है, एक बार इसको पूरा लिख लेंगे। इसने इन्वेस्टमेंट करी है 4 मंथ्स के लिए, तो ये क्या बन जाता है, अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है तो इन्वेस्टमेंट को जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर देंगे हर पर्सन के लिए, तो आपके पास उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। कुछ मैंने ऐसे लिख दिया, आया समझ में, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये एम और ये 15,000 है, इसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी, 4 मंथ्स के लिए। और ये ओ है जिसने इन्वेस्टमेंट करी है 16,000 की, तो कितने मंथ्स के लिए इसने करी, 8 मंथ्स के लिए। अभी इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी, इसीलिए मैं बीच में रेशियो का साइन यूज कर रही हूँ। अभी जो कट होता है उसको कट करो और प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो कैलकुलेट करो। तो देखिए 3 जीरो सब में से कैंसिल हो रही है, ये 1 पे और ये भी 4 के टेबल पे 1 पे और ये 2 पे जा रहा है। अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 25 रेशियो 15 रेशियो 32। अभी देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने निकाल दी, यहाँ पे आगे का पॉइंट क्या था, एम और एन के बीच में 6900 रुपीज का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना होगा, एम एन एन के शेयर के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, बट एक्चुअली डिफरेंस बोलते हैं 6900 का। तो यहां से क्या करेंगे, हम रेशियो मेथड यूज करके एक यूनिट निकाल लेंगे कितने के बराबर है। तो एक यूनिट हमारा आ गया 6900 के इक्वल। तो मेरा एक यूनिट अगर 6900 के इक्वल है, जिसका भी शेयर निकालना है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे वो कहते हैं तीनों का शेयर निकाल के बताओ, तो हम क्या यूज करेंगे मेथड, तीनों के रेशियो को ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल ही है वो भी। तो इन तीनों को अगर हमने ऐड किया तो यहाँ से आया 40, 40 प्लस 32 हो गया हमारा 72, 72। तो इन तीनों का टोटल जो है रेशियो के अंदर 72 है और मेरा एक यूनिट 6900 के बराबर है। तो इसको 6900 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा यहाँ पे एक मिनट एक पॉइंट है, 6900 नहीं, एक जीरो कैंसिल हो चुकी है तो 690 रहेगा, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर रहेगा। हम पूरी मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी आंसर मिल सकता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 9 से किया, लास्ट में मुझे सेकंड लास्ट नंबर 8 मिलेगा और उसके पीछे 0 मिलेगी। क्या कोई ऐसी ऑप्शन पड़ी है, हाँ जी पड़ी है, ऑप्शन ए। सो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आप पूरा जाओ, पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, आप सिर्फ एंडिंग डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट को, हमारा आंसर तब भी बन जाएगा। ओके, सो 2 क्वेश्चन हो गए। और अगर इसकी कैटेगरी रखनी है तो भाई इसको तो हम डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, इसको एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो, बट ज्यादा चांसेस ये इजी वाले में ही बन रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं था। समझ में आया। अभी चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है, एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन।
एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज 35। 16 नंबर दिए गए जिनकी औसत, जिनकी एवरेज जो है वो है 35। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 32 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर्स। तो अभी देखिए ये वो नहीं है कि आप कहे कि 9 ये है 5 ये है, पहले पढ़ लो अच्छे से। इनके जो अगले 5 नंबर है उनकी एवरेज है 38। इफ द अदर 2 नंबर्स हैड अ डिफरेंस ऑफ 22। अभी देखिए अदर 2 नंबर्स कह रहा है, तो अब देखो 16 पहले बोले हैं नंबर ऑफ आइटम्स, फिर 9, ये 9 है और ये है 5, तो 9 + 5 14। मतलब पहले ये एग्रीगेट की बात कर रहा है, उसके बाद में उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया और पहले 9 और फिर अगले 5 की एवरेज आपके पास है यहाँ पे। अगर बोलते हैं अगले दो यानी कि 15th और 16th जो है, अगर उनके बीच में 22 का डिफरेंस है तो फाइंड द लार्जर नंबर। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये आपको आंसर में बताना है। ठीक है, एवरेज का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करिए, इन सभी का सम निकाल लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी अपने काम को करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बोल देती हूँ कि ऑल ओवर जो था 35 एवरेज है और नंबर ऑफ आइटम है 16। तो अगर मैं 35 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओवरऑल मुझे सम मिल जाएगा। अभी इसी के ही कुछ पार्ट्स किए हुए हैं, वहां पे भी हम सम निकाल लेते हैं। 3 पार्ट में बटा है ये क्वेश्चन। पहले बोलते कि पहले जो 9 नंबर्स हैं उनकी एवरेज है 32। तो पहले 9 नंबर्स की एवरेज है 32, यहां से भी हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो अगले 5 की एवरेज है 38, तो 38 इंटू 5 कर देंगे तो नेक्स्ट 5 का भी सम निकल आएगा। अभी बाकी के लिए जो बोला है वो बाद में, पहले इतना काम करके रखते हैं। सबसे पहले 35 को हम 16 से मल्टीप्लाई करके अपना सम निकाल लेते हैं। तो 35 इंटू 16 आपने कर लिया होगा, तो क्या आंसर बनता है आपका इस केस के अंदर, तो 35 को 16 से करा तो 560 बनता है हमारे पास। अभी 32 को 9 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 288। ठीक है, तो 288 यहां से बन गया। अभी आगे आपको 38 इंटू 5 करना है, सो यहां से हमारे पास बनता है 190। राइट, तो ये तीनों निकल गए हमारे पास। अभी आपको क्या करना है, देखिए आप अगर इस टोटल में से जिसमें 16 आइटम है उसके टोटल में से अगर 9 और 5 यानी कि 14 आइटम का जो टोटल है, सम का टोटल है, अगर ये मैं इसमें माइनस कर दूं, मेरे रहते हुए 2 नंबर का सम मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो टोटल में से अगर मैंने 16 जो 14 आइटम है उनका टोटल अगर माइनस कर दिया तो रहते हुए 2 नंबर का टोटल मेरे पास रह जाएगा। आपको बस वही करना है। तो 288 ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, 560 में से 288 और 190 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 8 और ये हमारा 17 और ये हमारा 4 बन जाता है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल आएगी, है ना, ये मुझे चाहिए। तो फटाफट से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो 560 में से, हाँ जी 560 में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ 478 को, है ना, तो अगर मैंने 480 को माइनस कर दिया इसके अंदर तो मेरे पास 20 नंबर ये रह जाएंगे, 20 ये है तो 560 80 हो गए और 80 में 2 वो ऐड कर दिए तो 82 नंबर, यानी कि 82 है इनका डिफरेंस। 82 डिफरेंस है, मतलब वो रहता हुआ 15th और 16th नंबर का सम है ना 82। ठीक है, बट उन्होंने बोला था इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 22 का। अब क्या करिए, मैंने मान लिया कि मेरा 15th नंबर ए है, 16th नंबर मेरा बी है, इन दोनों का सम अगर 82 है तो हम थोड़ा इक्वेशन के साथ खेलेंगे अब। तो a प्लस बी कहते हैं 82 है, जबकि उन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ए और बी में डिफरेंस है 22 का। मैंने मान लिया कि मेरा लार्जर नंबर ए है इस केस में। तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये देखो मैंने माइनस कर दिया, बचा क्या मेरे पास 2a जो कि बराबर है इन दोनों के सम के यानी कि 104 के। तो मेरे a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 52। तो अगर मेरे a की वैल्यू, a मैंने लार्जर नंबर लिया था और वो आ चुका है 52। आपको फिर भी फर्दर चेक करना है, तो अगर ये 52 है तो ये 30 होगा तभी 82 सम निकलेगा, तो वो ऑब्वियसली कम ही आया। तो यहां से हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन बी, दैट इज 52। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जिनका क्वेश्चन बन गया बहुत ही अच्छा है, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं, इस मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं। अगर आपके आंसर सही जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में अपनी प्रैक्टिस को लेके जा रहे हो। अगर किसी के आंसर गलत बन रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप अपने कंसेप्ट करिए।
जो जो क्वेश्चंस आपने सीक्वेंस में देखे है ना, उन उन चैप्टर्स के आप कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी, बट थोड़ी सी मेहनत उन स्टूडेंट से आपको ज्यादा करनी रहेगी, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। A man borrowed a sum of rupees 8,000 at 10% simple interest for 3 years. He lent the amount to his friend at the same rate for the same time but at compound interest. अभी देखिए क्या सिचुएशन बनी है। एक मैन ने 8,000 रुपए उधार लिए 10% के साधारण ब्याज पे, जो कि 3 साल के लिए उसने बोरो करे हैं। फिर उसने क्या किया, आप तो उधार लिया ही ला, आगे वो फर्दर अमाउंट किसी और को, अपने फ्रेंड को दे दी, बट उससे वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करने लग गया। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है ये। अभी कहते हैं कि उसने कितना प्रॉफिट इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर बनाया, वो आप बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल है कि 8,000 उसने बोरो किया है। आपको जस्ट क्या करना है, सिंपल के केस में और कंपाउंड के केस में दोनों टाइम पे 3-3 साल, जो भी टाइम पीरियड इन्होंने दिया है 3 साल का ही है टाइम, आपको दोनों का इंटरेस्ट टोटल करना है, फिर उसका डिफरेंस करना है। तो पहले केस में मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रही हूँ कि 3 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें तो कितना बनता है। तो 8,000 के ऊपर लगाया 10% और टाइम पीरियड है 3 इयर्स का, और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम PRT यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमारा इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 3 साल का ब्याज कितना निकलेगा, जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो वो आया 2,400 रुपए। अभी दूसरी तरफ आए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको पूरी क्लास के अंदर समझाया था कि आप रेशो बना के ये कंसेप्ट कर सकते हो। 3 साल की बात है तो यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट की हम रेशो बनाते जाते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो 3 साल है तो हम 3 बारी सेम रेशो लिखेंगे। सॉरी, आप कहेंगे कि ये रेशो कैसे आई है, तो देखिए 10% बोला है ना, तो 10% फ्रैक्शन में होता है 1/10। 1/10 का मतलब अगर आपने 10 प्रिंसिपल लगाया तो 1 रुपया ऐड करके 11 आपको अमाउंट जो है वो मिल रही है हर साल में। तो अभी क्या करें, इन तीनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो मेरी रेशो बन जाएगी 1000 और यहां से बन जाएगी 1331, ठीक है, 3 साल के बाद। बट एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया गया है 8,000, तो हम ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मार्क चेंज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आपको दी गई है 8,000, तो अभी कॉमन मल्टीपल कितना मिला आपको, यहाँ से 8 मिला ना, है ना, रेशो मेथड यूज कर रहे हैं हम। अभी आपको अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट से मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो आपको पता है कि 1000 लगाया 1331 मिल रही है अमाउंट, यानी कि डिफरेंस इन दोनों का 331 आपका इंटरेस्ट होगा जो 3 साल में आपको एक्यूमुलेट होके मिलेगा। अभी आपको इस 331 जो रेशियो का गैप आया, जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना है 1 यूनिट के साथ जो कि है 8। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करें, सो हमारे पास जो आता है वो आता है 2648। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बना 2648, जबकि 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट बनता है 2,400 रुपए। तो उसको खुद को देने पड़ेंगे 2,400 रुपए, बट वो लेके कितने आएगा दूसरे फ्रेंड से, 2,648 रुपए। तो कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया, दोनों को हम कर देंगे माइनस। 2648 में से आप 2,400 को माइनस कर दीजिए, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि इस केस में कितना आ गया, 248 रुपए, 248, जो कि ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है। सो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर था ये क्वेश्चन, पहले ही टाइप होती है ये वाली जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन फर्दर इंक्रीज बाय 15%। सबसे पहला चैप्टर जो बेसिक चैप्टर हमें मैथ्स के अंदर, क्वांट के अंदर सिखाया जाता है, दैट इज परसेंटेज। और ये क्वेश्चन उसमें भी पहले ही टाइप में से लिया गया कि अगर आपका आर्टिकल जो है पहले 20% से बढ़ा, फिर फर्दर 15% से अगर इंक्रीज हुआ, सो फाइंड द नेट इफेक्ट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल के बीच में एग्रीगेट में कितना नेट इफेक्ट कितना आया वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इंक्रीज, जब फर्दर इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज डिक्रीज, मतलब उसमें चेंज कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, और क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से बात करी गई है। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक और एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अपॉन 100 सिर्फ एक्स वाई के नीचे रहेगा। ये करेंगे तो आपको नेट इफेक्ट परसेंटेज में आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा परसेंटेज की हेल्प से।
तो देखिए x क्या होगा, x होगा पहले वाला चेंज जो कि है यहाँ पे 20%, और अगर कोई चेंज इंक्रीज में रहता है तो प्लस में लिखेंगे, डिक्रीज है तो माइनस में लिखेंगे। फर्दर इंक्रीज हुआ 15%, तो y की वैल्यू +15 आ गई। अभी आगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300/100। तो अब दोनों को जब हमने ऐड करा तो ये हुआ 35 और ये 3 प्लस कर दिए गए, तो हमारा राइट आंसर बनता है 38% का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 38% यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। होप कि आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे और प्रैक्टिस और वीडियो देखने में भी आपको मजा आ रहा होगा। जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना कोई भी लेक्चर आपको अटेंड करने में, कोई भी मॉक टेस्ट लगाने में आपको उतना ही मजा आएगा, जितनी आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी जाती जाएगी, आप खुद इन्वॉल्व होना शुरू होंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय सेलिंग 15 आर्टिकल्स अ मैन मेड प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में से लिया गया एक क्वेश्चन है कि अगर 15 आर्टिकल सेल करने पे उसको प्रॉफिट होता है जो कि कॉस्ट 3 आर्टिकल्स के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक्चुअली में सेल हो रही है वो कितनी हो रही है, 15 आर्टिकल्स की, और प्रॉफिट किसके बराबर आ रहा है, 3 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हम किसको लेट करें यहाँ पे, हम जो यहाँ इस केस के अंदर कॉस्ट प्राइस को लेट कर सकते हैं, बड़े आराम से अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चाहे आप किसकी तरफ देखेंगे, प्रॉफिट की तरफ देखिए, जो प्रॉफिट बोल रहे हैं कॉस्ट के बराबर है तो कॉस्ट को लेट कर लीजिए एक्स, अगर आपको सेलिंग के बराबर बोला है तो सेलिंग को लेट कर लीजिए एक्स। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं मान के चलूं कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की कितनी है, एक बार इसको ऐसे लिख के आप बेसिकली समझ लो, फिर आप खुद बना लिया करोगे क्वेश्चन, कोई आपको लाइंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला मेरा एक जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है, तो एक्चुअली कितने सेल हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, तो 15 की अगर कॉस्ट निकालनी हो तो वो कितनी होगी, 15x होगी, है ना। तो जब भी वो प्रॉफिट की बात करता है वो प्रॉफिट के लिए क्या बोलता है, प्रॉफिट बराबर है 3 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के। तो एक आर्टिकल अगर एक्स रुपीज की कॉस्ट लेके आता है तो 3 आर्टिकल जो होंगे उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 3x होगी। तो मुझे मेरा प्रॉफिट भी मिल चुका है और वो 15 आर्टिकल्स की मुझे कॉस्ट भी मिल चुकी है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, अगर आप ये समझ पा रहे हो क्वेश्चन, और बहुत अच्छा मेथड है इसको करने का, बहुत ही बेसिक मेथड। तो प्रॉफिट की जगह उन्होंने बोला लगा दो 3x, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ नहीं पता हमें कितना है, तो हमने लिख दिया एसपी। अभी आपको 15 आर्टिकल्स की कॉस्ट पता है कितनी है, वो है 15x, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस एसपी। तो कैसे निकलेगी, तो 15 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो उसी 15 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस मेरे पास 18x आ चुकी है। ठीक है, तो अभी आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुकी है, आपको प्रॉफिट ऑलरेडी पता है, कॉस्ट आपके पास है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में क्या दे रहा है यहाँ पे, तो 3 आ गया ऊपर, नीचे की तरफ आप क्या लगाएंगे, नीचे की तरफ आएगा 15, और परसेंटेज के लिए हम इंटू 100 करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकला 20% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा काम, ये तो क्वेश्चन में ही वैल्यूज है, मैं वहीं पे आ रही हूँ। अगर आपको प्रॉफिट बोल दे कि कॉस्ट प्राइस के ही बराबर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट वाली वैल्यू ऊपर लगा देना, और जो सेलिंग में जो भी लिखा है फर्स्ट में उसको नीचे लगा के परसेंटेज आप निकाल सकते हो। ऐसा सब करने की जरूरत तब है जब आपको कहे कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो इसको चाहे नोट डाउन करके बना के लिख लो अपने वहां पे नोट्स में। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट है तो आप ये पूरा मेथड लगा देना, वो हम कर सकते हैं। जब भी कॉस्ट प्राइस के बराबर कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे दिया है उसको वैसे ही सॉल्व कर दो। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 3 पर्सन बोट एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस रेशियो एट विच ए एंड बी, जिसपे बोट करे वो 3:4 है, बी एंड सी जिसपे बोट करे वो है 8:3। इफ द सम ऑफ द प्राइस एट विच ए एंड सी बोट, वो एक्चुअली में गिवन है तो बी ने कितने में परचेज करा। पूरा क्वेश्चन परचेज के ऊपर है, बट आपको देखा है यहाँ पे ए रेशो बी दिया गया कि इसने इन रेशो में खरीदा, फिर आगे फर्दर बी और सी की प्राइस रेशो बताई गई है। तो आपको नहीं लगता बी कॉमन है तो हम एक कॉमन रेशो बना ले इनकी,
तभी आपको चैप्टर रेशियो में जो है शुरुआत में कॉमन करना बता दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लगा देंगे, यहाँ एक ब्लैंक दिख रही है, एज इट इज नंबर जो यहाँ है उसको फिल करके आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 8 24, 4 8 32 एंड 4 3 12। अभी ये तीनों कौन से टेबल पे कट होते दिख रहे हैं, तो 4 के टेबल पे, ये 6 पे, और ये 8 पे, और ये 3 पे। तो हमारे पास कॉमन रेशियो एबीसी की परचेजिंग रेशियो आ चुकी है 6 8 और 3। अभी देखिए ये ए बी और सी की रेशियो आपके पास आ चुकी है। अभी उन्होंने क्या बोला कि सम प्राइस एट विच ए एंड सी बोट इज 1800। तो हम क्या करेंगे, ए और सी का टोटल कर दिया रेशियो में, तो वह 9, जबकि इनका एक्चुअल टोटल है 1800। दोनों को बराबर रख के फिर से वही एक यूनिट निकाल देंगे जो कि आया 200 के बराबर। तो जब मेरा एक यूनिट 200 के बराबर आ चुका है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे इस 200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें निकालनी है बी की वैल्यू, तो 8 इंटू 200 किया, सो बी की वैल्यू इन रुपीज आ चुकी है हमारे पास 1600। सो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? होप ये भी एक इजी क्वेश्चन है और आपका बन गया होगा, आपने इसी मेथड से बनाया होगा इस क्वेश्चन को। अभी चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक वॉल्यूम चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, मेंसुरेशन का चैप्टर का क्वेश्चन आ गया कि अगर एक क्यूबॉइड की डायमेंशंस आपके पास है 16 इंटू 24 इंटू 8, अगर इसको स्मॉलेस्ट पीसीस में कट किया जाए और स्मॉलर क्यूबॉइड बनाए जाए जिनकी डायमेंशन है 4 2 एंड 6, तो बताइए कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इस बड़े वाले क्यूबॉइड से निकल सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। एक बड़ा क्यूबॉइड है आपके पास, उसमें से आपको छोटे क्यूबॉइड्स निकालने हैं जिनकी डायमेंशन आपके पास है। ये जो डायमेंशन है क्या बता रही है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बता रही है। यहाँ पे भी सेम ये वही चीजें बता रही है। आप दोनों को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करेंगे और आपके पास नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स निकल आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। कैसे करें इसको, तो पहले बड़े वाला क्यूबॉइड जो होगा ऊपर रहेगा, क्योंकि उसमें से ही तो कट करके स्मॉलर पीसेस बनाने हैं, तो उनकी डायमेंशन हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नीचे की तरफ कितनी डायमेंशन है, तो 4 इंटू 2 इंटू 6, बस इनकी कटिंग कर लीजिए। तो 6 के टेबल पे 4 पे, और ये फिर से 4 पे गया, और ये क्या, तो आपके पास नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स निकल आए, दैट इज 64। होप कि ये क्वेश्चन आप सबका बन गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेंसुरेशन से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अभी हम चल रहे हैं हमारे 9th क्वेश्चन के ऊपर। पी एंड क्यू अपना काम 12 दिनों में करते हैं, क्यू एंड आर अपना काम 24 दिनों में, और आर एस अपना काम 18 दिनों में करते हैं। तो बताइए अगर तीनों को मिलकर काम करना हो तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो ये टाइम एंड वर्क से लिया गया एक क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको बना के देखो। अभी यहाँ पे एक एक पर्सन नहीं, ग्रुप में काम कर रहे हैं वो, पहले पी एंड क्यू, फिर क्यू एंड आर, फिर आर एंड एस रहेगा। ठीक है, तो इनके डेज लिख ले, तो ये 12, ये 24, और ये कर रहे हैं 18 में। अभी देखिए हर पर्सन आप देख रहे हो दो दो बारी काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 12 24 और 18 का एलसीएम होगा 72, जिसके अकॉर्डिंग इनकी एफिशिएंसी 6, ये 3 और ये 4 आएगी। ठीक है, ओके। सो अभी हमें क्या करना है, तीनों को बोला है इकट्ठे मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं तीनों एक दिन में कितने यूनिट्स पेयर में बनाते हैं। तो 6 + 3 9, 9 + 4 13। तो पेयरिंग में दोनों जब काम कर रहे हैं ना, तीनों पर्सन दो दो का पेयर बना के काम करते हैं, तो 13 यूनिट एक दिन में तैयार है। बट यहाँ आप नोटिस करो हर पर्सन दो दो बारी काम कर रहा है। देखिए पी, एक मिनट, क्यू एंड आर एंड एस, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ आर एंड पी रहेगा, आर एंड एस नहीं आएगा, आर एंड पी रहेगा। देखिए पी भी दो बारी काम कर रहा है, क्यू भी दो बारी, और आर भी दो बारी काम कर रहा है। राइट, तो चलिए अभी अगर ऐसा हो कि दो दो पर्सन दो दो बारी काम करे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस 13 को हम हाफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 13 यूनिट तो दो दो बारी काम करने पे बन रहे हैं ना, बस आप इसको हाफ कर दीजिए और आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं करना। तो अभी देखिए टोटल कितने यूनिट्स बनाने हैं, 72, और एक दिन में कितने तैयार हो जाते हैं, तो 13/2 हो जाते हैं, यानी कि 6.5 या 13/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके पास। तो 72 इंटू 2/13 हम करेंगे, तो ये बन गया हमारा 144, जिसको 13 से जब डिवाइड करा तो ये हमारा 1 पे जाता है, और फिर से फर्दर 1 पे जाएगा हमारे पास। तो और क्या बच जाता है मेरे पास, तो 1 पे जाएगा तो 1 रिमाइंडर,
तो 11 1/3 डेज जो कि ऑप्शन सी में पड़ा है, ये हमारा आंसर है। नया पॉइंट आपने क्या सीखा, जब भी वो पेयरिंग में काम कर रहे हो, हर पर्सन दो दो बारी काम कर रहा है, तो बस जो यहाँ पे टोटल निकलेगा उसका हाफ करना है हमें, और उसको सॉल्व करके हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। सो आगे चले 10th क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन 120 लीटर सॉल्यूशन इज 5:3। तो आपको 120 लीटर के सॉल्यूशन में बताया गया है अल्कोहल एंड वाटर की रेशियो है 5:3। आगे क्या है, इफ 35 लीटर ऑफ अल्कोहल इज रिमूव फ्रॉम इट, अल्कोहल में से इतनी क्वांटिटी आप रिमूव कर दोगे एंड वाटर के 15 लीटर अगर आप ऐड कर दोगे, तो इन दोनों की नई रेशियो क्या होगी। ध्यान से देखना, वाटर और अल्कोहल की रेशियो चाहिए, बट पहले अल्कोहल और वाटर की रेशियो है। सो कैसे करेंगे, आपको टोटल लीटर पता है 120 लीटर, अल्कोहल एंड वाटर की जो रेशियो है वो कितनी है 5:3। हम क्या करेंगे, रेशियो को टोटल कर देंगे, तो रेशियो का टोटल है 8 जो कि बराबर रहेगा 120 के। सो मेरा एक यूनिट यहाँ पे किसके बराबर रहेगा, सो 8 1 द 8 और 8 5 द 40, तो मेरा एक यूनिट 15 के बराबर आ जाएगा, 15 के इक्वल। तो जब एक यूनिट आपका 15 के इक्वल है, आप दोनों की क्वांटिटीज निकाल दो, अल्कोहल और वाटर की क्वांटिटी। तो अल्कोहल यहाँ पे आपका हो जाएगा 75 और वाटर जो आपका आएगा वो आएगा 45 लीटर्स। ये उनकी इनिशियल क्वांटिटीज आपके पास आ चुकी हैं। अभी आगे आपको क्या करना है, कहते हैं अल्कोहल में से 35 लीटर आप रिमूव कर दो, तो माइनस कर देते हैं, जबकि कहते हैं वाटर के 15 लीटर आप ऐड कर दो, तो उनको ऐड कर देते हैं। तो नई क्वांटिटी क्या बनेगी इनकी, तो ये बन जाएगा हमारा 40 और ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो 40 और 60 जो है अल्कोहल और वाटर की क्वांटिटीज इन लीटर्स आपके पास आ चुकी हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको रेशो बतानी है, बट वाटर और अल्कोहल की रेशो बतानी है। तो वाटर और अल्कोहल की रेशो यहाँ पे कितनी रहेगी, वो है 60 और ये है 40। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो ये 3 और ये 2 पे गया, तो नई रेशो जो है वो 3:2 रहेगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी आंसर आ चुका है, हमारा ये क्वेश्चन जो रेशो से निकला है वो भी सॉल्व हो गया। ओके, सो अभी हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपके क्वेश्चन सही बने होंगे। अब फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड भेज देना, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ओके क्लास, थैंक यू।